नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जिस ढंग से राजनीति आगे बढ़ रही है और जो बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, ममता की तृणमूल कांग्रेस टूट रही है, उस पर जितनी चर्चा चल रही मैं देख रहा हूं और मेरा मनोरंजन हो रहा है। इसका कारण ये है कि जो हो चुका है वो हो रहा है। होने दो। किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का जो भविष्य होता है वो आने वाले समय का होता है। बंगाल का चुनाव हो चुका है और बंगाल के चुनाव होने के बाद और ममता दीदी के हारने के बाद ये हालत होनी थी और हो रही है। अगर उस पर रोते बैठोगे तो आने वाले चुनाव में क्या करोगे ये सोचो। मैं आपको याद होगा कि पिछले 6 महीने से एक बात बार बार बोल रहा था। जनवरी से लेकर बंगाल के चुनाव आ रहे थे और उसमें जनता के सामने जाने की ममता दीदी को और उनकी पार्टी को जरूरत थी, लेकिन ममता दीदी ने मानो वोटर की तरफ अपनी पीठ घुमाई थी। और ममता दीदी चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी के जो कोई और हो गए उनके खिलाफ लड़ रही थी, हाई कोर्ट में लड़ रही थी, लेकिन वोटर के पास नहीं जा रही थी। आपको जो लड़ाई लड़नी है, जो खेल करना है, उस खेल में रहो। आपको सुप्रीम कोर्ट को नहीं हराना था, आपको चुनाव आयोग को भी नहीं हराना था, आपको बीजेपी को बंगाल के चुनाव में हराना था, ना कि मोदी को दिल्ली के राजनीति में हराना था। अगर चुनाव बंगाल के लिए सीमित था तो लड़ाई बंगाल तक सीमित रहनी चाहिए। ये मैं बार बार बोल रहा था और आज भी वही बोल रहा हूं कि जो कुछ हुआ है वो हो गया है। अब इससे निपटे कैसे ये सोचना जरूरी होता है। लड़ाई में क्या होता है, एक सैनिक मारा जाता है, शायद जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उसका साथी उसको वैसे ही छोड़कर आगे जाता है, दुश्मन पर हमला करता है। अपने साथी को जिसने मारा है उस पर हमला करने के लिए घायल सैनिक का जो साथी होता है वो अपना हथियार लेकर आगे बढ़ता है। तो घायल के लिए रोते बैठा तो लड़ाई डूब गई। लड़ाई आप लड़ने के सिवा हार जाते हो। ममता की वही हालत थी। और अगर वो सब हो गया तो उसके बाद आपको आने वाले चुनाव के तरफ मुड़कर देखना जरूरी है, क्योंकि बंगाल का चुनाव हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, सत्ता पालट हो चुका है। तो आने वाले चुनाव जो है, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो या गोवा हो या मणिपुर हो, उसके बाद हिमाचल है, गुजरात है, कर्नाटका है, ये बहुत सारे राज्यों के चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं। और 2029 के पहले और कुछ तेलंगाना, फिर गुजरात, सॉरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव होने वाले हैं। तो आपको आने वाले चुनाव जो है उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा अहमियत वाला राज्य है, क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा के एमपी चुनकर आते हैं। बीजेपी वहां से 60 से 70 एमपी चुनकर लाती थी। वहां बीजेपी की संख्या 30-35 से घट गई तो लोकसभा में बीजेपी की संख्या 303 से 240 तक नीचे आ गई। तो अगर अगला चुनाव जो यूपी का है जनवरी फरवरी में होने वाला है तो सिर्फ 6 महीने बचे हैं विपक्ष को, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए। सिर्फ 6 महीने बचे और अगर 6 महीने बचे हैं तो उसके लिए तैयारी करना जरूरी है, ना कि ममता जब घायल हुई है तो उसको मलहम लगाते बैठो।
या और कोई डीएमके घायल हुआ है या और कोई घायल हुआ है, तो उसको मलहम लगाते बैठने के लिए टाइम नहीं है। हथियार लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव के लिए विपक्ष को कूदना पड़ेगा। अब उसमें भी विपक्ष बटा हुआ है। अब पंजाब में चुनाव है तो उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यही दो बड़ी पार्टियां हैं। सत्ता में आम आदमी पार्टी है, विपक्ष में कांग्रेस है। तो गठबंधन में, आईएनडीए गठबंधन में ये दोनों थे। तो अगर ये आईएनडीए गठबंधन में साथ हो जाएंगे तो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो वह बात क्या अलग। इसलिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इंडी अलायंस के उस मीटिंग में आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो बात छोड़ो, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कोई ताकत नहीं है। लेकिन इंडी अलायंस की सम्मेलन में आए हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद 2 नंबर के खिलाड़ी है। उनसे 2 गुना बीजेपी के एमएलए हो गए आज। लगातार 10 साल से बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता पर बैठी है। वहां के बीजेपी के मुख्यमंत्री ने देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज देश के अलग अलग राज्यों में जहां जहां गैर कानूनी कब्जा जमीन है, कब्जा प्रॉपर्टी है, निर्माण है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वो गिराने के लिए जो बुलडोजर की एक्शन होती है, वो बुलडोजर की एक्शन शुरू करने वाले मुख्यमंत्री इस नाम से योगी आदित्यनाथ फेमस हुए। उनकी एक अलग पहचान हो गई, बुलडोजर बाबा। तो उनको हराना बहुत मुश्किल है। इसका कारण ये है कि जिसको मोदी शाह हमेशा डबल इंजन बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा पावरफुल डबल इंजन है कि एक तो मोदी की पॉपुलैरिटी है और दूसरे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है। वो दोनों से टक्कर लेना अकेले अखिलेश के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर अखिलेश विपक्ष के सारे पार्टियों का एक अच्छा गठबंधन बनाते हैं, गठजोड़ बनाते हैं, तो बीजेपी को चैलेंज किया जा सकता है। हराया जाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी बीजेपी जैसे पिछले 10 साल से आराम से चुनाव जीती है, 400 में से 300 से ज्यादा सीटें 2017 में जीती थी, 2022 में 270 से ज्यादा सीटें, 270 से ज्यादा सीटें। तो इसलिए बीजेपी को आज भी उत्तर प्रदेश का चुनाव आसान है। और एक तरीके से एक पॉपुलर मुख्यमंत्री है जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द का इस्तेमाल तक नहीं हो सकता। और दूसरा, देश का प्रधानमंत्री, यानी डबल इंजन और पावरफुल इंजन। तो ऐसी जगह 6 महीने अगर विपक्ष एकजुट होकर मेहनत करे तो भी बीजेपी को हरा नहीं सकते, लेकिन बीजेपी की ताकत घटा जरूर सकते। और घटाने की ताकत के लिए काम करने लगे तो शायद हरा भी सकते। मैं आज नहीं मानता कि बीजेपी को हराना पॉसिबल है, लेकिन अगर मेहनत सही तरीके से और समय से शुरू कर दी तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। कोई भी अजेय नहीं होता। लेफ्ट फ्रंट भी अजेय नहीं थी, ममता दीदी भी अजेय नहीं थी। ये हमने देखा है, 34 साल की लेफ्ट फ्रंट की सत्ता, वामपंथियों की सत्ता ममता ने खालिज की थी, खत्म की थी। आज ममता की सत्ता बीजेपी ने खत्म कर दी। तो अजेय कोई नेता नहीं होता। अगर बंगाल में ममता अजेय नहीं है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी अजेय नहीं है। और ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। और इसलिए बीजेपी ने बंगाल का चुनाव खत्म होने के 15 दिन बाद उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति बनाने शुरू कर दिया और उसका अमल भी शुरू कर दिया है। अमल भी शुरू कर दिया, चर्चा नहीं है, चर्चा भी होनी नहीं थी। और बीजेपी अपनी रणनीति हो, चुनाव की तैयारी हो, इसकी चर्चा मीडिया में नहीं करती, ना होने देती है।
मीडिया को पूरा का पूरा अंधेरे में रखकर बीजेपी अपनी चुनाव नीति बनाती है, रणनीति बनाती है, उसके तहत चलती भी है, तो वो दिखाई भी ना दे। बंगाल में क्या चल रहा था, हमने बंगाल में मीडिया की चर्चा में हम क्या सुन रहे थे? ममता के पास केडर है, बीजेपी के पास केडर नहीं है, और चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी जीत गई, तो वही मीडिया बोल रहा है कि बीजेपी के पास आरएसएस का केडर है, और आरएसएस ने छोटी मोटी 6 लाख बैठकें बंगाल में की। ये 4 महीने तक मीडिया नहीं बोल रहा था, नतीजे आने के बाद बोला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जिस ढंग से काम करती है, एक बात बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बंगाल में महिला का मतलब ममता का वोट ऐसा माना जाता था, लेकिन बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में ममता को हराने वाला वोट महिलाओं का था, और महिलाओं का वोट ममता के खिलाफ बनाने के काम में पिछले 6-8 महीनों से बीजेपी की दुर्गा वाहिनी, आरएसएस की दुर्गा वाहिनी लगी हुई थी। घर घर में जाकर महिलाएं घर की गृहिणी को समझा रहे थे कि जुल्म महिलाओं पर हो रहा है, अन्याय महिलाओं पर हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं होती, विकास नहीं होता, तो उसकी सबसे ज्यादा नुकसान महिला का होता है, क्योंकि उसको घर गृहस्थी चलानी होती है। तो इस काम में जो दुर्गा वाहिनी काम कर रही थी, उसका जिक्र तक हमारे बंगाल के चुनाव के चर्चा डिबेट में कहीं भी नहीं था। तो बीजेपी के पास आरएसएस का केडर है, इसका मतलब जीवन के हर क्षेत्र में फैली हुई छोटी छोटी संगठनाएं आरएसएस ने खुद से जुड़कर बनाई है। डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, स्कूल हो, अलग अलग क्षेत्रों में, व्यापारी है, उद्योग है, डेवलपमेंट है, सोशल वर्क है, मेडिकल इलाका है, हर जगह बीजेपी के, आरएसएस के जो छोटे छोटे संगठन काम करते हैं, वो उसका मीडिया में आकर उस पर पब्लिसिटी नहीं छपाते, नहीं करने जाते, और अपना अपना काम करते रहते। हाँ, लेकिन जब चुनाव आ जाता है और ये अपने बारे में जो सदिच्छा, गुडविल जो जनता में पैदा हुआ है, वो वोटिंग में कन्वर्ट करने में काम करते हैं। दुर्गा वाहिनी का काम यही तरीके से बंगाल में हुआ, उसके परिणाम हमने देखे। अगर 8 महीने, 6 महीने बीजेपी उत्तर प्रदेश में इसी ढंग से काम करेगी और वोटिंग बढ़ाने का काम करेगी, तो उसके परिणाम क्या होंगे सोचो। और ये काम बीजेपी ने ऑलरेडी शुरू किया है। पहले से बहुत सारे लोग लगे थे, लेकिन बंगाल, तमिलनाडु वगैरह का चुनाव खत्म होने के बाद वहां के भी बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के केडर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब पहुंच गए, और उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन उस पर आपका ध्यान ना जाए, मीडिया का भी ध्यान न जाए, ना विपक्ष के समझ में आए, इसलिए एक बड़ा कैमोफ्लेज बनाया जाता है। कैमोफ्लेज का मतलब यह होता है कि एक भ्रमजाल पैदा किया जाता है, आपके सामने एक दिखावा खड़ा कर दिया जाता है, और आप उससे लड़ते रहते हो, आप उसमें उलझे रहते हो, और उसके पीछे असली काम चलता है, उसको असली खेल बोलते हैं। बीजेपी अपनी चुनाव रणनीति जो बनाती है, वो विपक्ष को समझने तक नहीं देती, तो उसका काउंटर क्या होगा, उसकी काट क्या होगी। तो अगर आप गलत जगह पर फंसे रहो, आज पूरा विपक्ष जो है, जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश और सारे चुनाव में हराना चाहता है, वो फंसा कहाँ है? आईएनडीआई में फंसा है। तृणमूल टूट रही है, उस पर जोर शोर से चर्चा चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चैलेंज सामने खड़ा है, उसके बारे में कोई बोलता तक नहीं, इसलिए मैं उसको भ्रमजाल बोलता हूं। बीजेपी ने जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस में टूट होने के लिए प्रयास किए हैं, उस पर चर्चा हो रही है। उस पर चर्चा होने से बंगाल के चुनाव के नतीजे बदलेंगे नहीं, या उस पर चर्चा करने से उत्तर प्रदेश बीजेपी के चंगुल से छूटेगा नहीं। बीजेपी के चंगुल से
या बीजेपी के प्रभाव से अगर उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना है तो तृणमूल का जो होना है वो हो जाए। विपक्ष की पूरी ताकत अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश में लगनी चाहिए। आज से उत्तर प्रदेश में सीट का बंटवारा लेकर वोटर और बूथ तक जाने की तैयारी में अगर विपक्ष जुट जाएगा तो ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोका जाएगा। लेकिन अभी से विपक्ष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह पंजाब के चुनाव में जुट न जाए, इसके लिए बीजेपी के हाईकमांड ने एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस की टूट ये एक भ्रमजाल बनाया है। और इसके लिए पूरे देश के 23 दल इकट्ठा हुए, उन पर चर्चा हो रही है, कौन टूट रहा है, कौन नहीं, कौन किसके साथ विलय कर रहा है, इस पर जोर शोर से चर्चा चल रही है। लेकिन आने वाला चैलेंज, उस पर कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, ऊपरी ऊपरी चर्चा होती है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का प्रभारी अविनाश पांडे बोलेगा हम 403 सीटें लड़ाने के लिए तैयार है। फिर अखिलेश बोलेगा कि हमारी इतनी औकात नहीं है। ये आपस में झगड़ते बैठेंगे। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हमने यही तमाशा देखा है। जो खुद को आईएनडीए या विपक्ष मानते हैं, अपनी एकजुट की बातें करते हैं, वो जब चुनाव का समय, आखिरी समय आता है, तब तक कैसे झगड़ते रहते और आखिर में हार जाते हैं, ये हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। और वही खेल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और वो अच्छा हो, बीजेपी के लिए अच्छा हो, इसलिए बीजेपी ने ये तृणमूल की टूट का जो भ्रमजाल बनाया है, नैरेटिव बनाया है, उसमें से जल्दी विपक्ष को बाहर निकलना पड़ेगा। ममता का जो कुछ होना है हो जाए। अभी अखिलेश को बचाना है, अखिलेश को उत्तर प्रदेश का तगड़ा लीडर बनाना है। अगर इस तरफ विपक्ष मुड़ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, वरना तृणमूल की टूट ये एक शिकंजा है, भ्रमजाल है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी असली खेला खेल रही है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।